क्लास 10th में हमने आपको पढ़ा रहे थे। क्लास 10th में हम आपको पढ़ा रहे थे हमारा पर्यावरण। उस हमारा पर्यावरण में हमने जो है आपको जो है पढ़ाया था, उसमें पहला आता है पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं या इकोसिस्टम किसे कहते हैं, ये हमने आपको बताया था, तो उसी को हम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं आपका जो है। तो ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम या पारितंत्र जो होता है वह जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके बीच जो पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र मतलब जीवधारियों का वह क्रम होता है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। और पारितंत्र की खोज जो है सबसे पहले टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने पारितंत्र की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले पारितंत्र शब्द दिया था। और इसमें जो है पारितंत्र शब्द में जो होते हैं वह जैविक और अजैविक घटकों का हम अध्ययन करते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। जैविक और अजैविक घटकों का हम अध्ययन करते हैं, उसी को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। और पारितंत्र में जो जैविक घटक आता है, मतलब पारितंत्र जो होते हैं उसके अगर घटक देखे जाए तो उसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। इसलिए परिभाषा में ही वह प्रदर्शित है कि परिभाषा के अनुसार ही उसमें कहा जाता है कि पारितंत्र में हम जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है पहला जो आता है वह जैविक घटक आता है। घटक क्या हो गए? दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया जैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ये जो होते हैं जैविक घटक के पहला पार्ट होता है। अब जैविक घटक जो होते हैं इसमें जो सजीव घटक होते हुए आते हैं, और इस जैविक घटकों को जो है हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला आता है उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर। पहले में क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स। दूसरा होता है, पहला हो गया उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तीसरा हो गया अपघटन, अपघटक। ये जो होते हैं तीन भाग होते हैं। ये कंज्यूमर कहलाते हैं, कंज्यूमर्स, और ये जो होते हैं अपघटक कहलाते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, पारितंत्र जो होता है वह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस पारितंत्र के अंदर जो है जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर जो होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं जैविक घटक में। इसमें पहला आता है उत्पादक आता है। उत्पादक जो होते हैं वे जितने हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद जो होते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है। तो उत्पादक जितने हरे पौधे होते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, स्वपोषी होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो होता है कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और यही ऑक्सीजन क्या होती है, वातावरण में चली जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता जो होते हैं वह आहार के आधार पर, भोजन के आधार पर जो होते हैं उपभोक्ता जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे जो होते हैं किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? उत्पादक के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, जो शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होते हैं, और ये निर्भर रहते हैं पेड़ पौधों के ऊपर या उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता ये जो होते हैं शाकाहारी जानवर होते हैं जो पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है
वह जो होते हैं शाकाहारी जानवरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये क्या होते हैं? मांसाहारी जानवर होते हैं, या हम इसको कार्निवोर्स कहते हैं और इसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये जो होते हैं मांसाहारी जानवर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वह जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये भी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए मनुष्य जो होता है वह सर्वाहारी होता है, जो शाकाहारी से भी भोजन प्राप्त करता है और मांसाहारी से भी भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और ये जो होते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो होते हैं बुद्धिमान प्राणी क्या होता है? मनुष्य होता है। इसके बाद तीसरा आता है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है कि जो उत्पादक और उपभोक्ता के जो मृत अवशेष पदार्थ होते हैं, या हम कहें कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष या मृत जो पदार्थ होते हैं उनको जो है सड़ाने गलाने का काम, उसको जो है अपघटन करने का काम जो होता है अपघटक करते हैं। जो अपघटक होते हैं वह जीवाणु और कवक आते हैं। तो जीवाणु और कवक को हम क्या करते हैं? जीवाणु और कवक को अपघटन करता कहते हैं। अपघटन करता कहलाता है, या इसको हम नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहलाते हैं। और ये नेचर को क्या करते हैं? साफ सुथरा रखते हैं। तो नेचर को साफ करने का काम जीवाणु और कवक का होता है। तो कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको सड़ाने गलाने का काम जो है अपघटन करता करते हैं। तो ये जो जीवाणु और कवक होते हैं ये अपघटन करता कहलाते हैं, और ये भोजन को सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी में मिल जाता है, और इसके बाद वह जो मिट्टी होती है वह फर्टाइल होती है, उर्वरा होती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, और इस तरह होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इस तरह मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया कि ये जो होते जैविक घटक के भाग थे। इसके बाद जो अजैविक घटक होता है, इस अजैविक घटक के अंदर जो होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो जो अकार्बनिक पदार्थ होता है उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये आते हैं, इनसे मिलकर के बना होता है, और ये निर्जीव पदार्थ होता है। ये और जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसके अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब चीजें आती हैं। ये जैविक घटक के अंतर्गत, अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ये तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये हो गया कि जो पारितंत्र होता है वह जो इकोसिस्टम होता है, वह इकोसिस्टम जो होता है एक पानी की बूंद के समान छोटा होता है, और एक सागर के समान, समुद्र के समान विशालकाय होता है। ठीक है, और यह जो होते हैं पारितंत्र जो होते हैं उसके अंतर्गत जो होते जितने भी होते हैं वो जैविक और अजैविक पदार्थ आते हैं, उन सबका हम अध्ययन करते हैं। या सजीव और निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें पहली जो चीज होती आती है वह उत्पादक आता है जैविक घटक के अंदर। तो जैविक घटक के अंदर उत्पादक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, भोजन का निर्माण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। और ये जो होता है कि जो भोजन होता है वह पौधे के विभिन्न भागों में संचित हो जाता है। इसके बाद उत्पादक के ऊपर जो होते हैं उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं वे होते हैं जो भोजन के लिए उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपने आहार के लिए, अपने आहार को पूरा करने के लिए। तो उपभोक्ता जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी जानवर होते हैं, वह जो होते हर्बीवोर्स कहलाते हैं, और वह पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वह मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वह सर्वोच्च होता है, वो भी मांसाहारी होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहता है। इसके बाद आता है अपघटन। अपघटक का हमने बताया था कि ये नेचुरल स्कैवेंजर कहलाते हैं। और ये जो होते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके जो मृत अवशेष होते हैं, उन मृत अवशेषों को सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम जो होता है वह जीवाणु और कवक कहलाते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अपघटक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जीवाणु और कवक जो होते हैं वह अपघटक के रूप में काम करते हैं, और ये नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसके अंदर जो है
अजैविक घटक हमने समझाया। अजैविक घटक के बाद आता है कि इसमें जो होते हैं जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें जो होता है उत्पादक से उपभोक्ता तक वह जो होते हैं एक पोषक स्तर या पोषी स्तर कहलाता है। तो जैसे इसमें एक डायग्राम बना होगा आपकी बुक में, देखिए ऐसे बना होगा, ठीक है, ऐसे बना होगा डायग्राम। तो इसमें जो होता है ये उत्पादक होगा, ये उत्पादक होंगे, ठीक है, और इसके बाद जो होता है ये उपभोक्ता होंगे, ये जो होता है तो जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और इसके बाद ये द्वितीयक, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए, ठीक है, ये तृतीयक हो गए। तो ये जो उत्पादक है तो इसको हम पोषी स्तर कहते हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ता को पोषी स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला में जो पोषक स्तर होते हैं वह पोषी स्तर कहलाते हैं, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं। और इसमें जो होता है आहार एक दूसरा आता है, इसके अंतर्गत आपका आता है आहार श्रृंखला आती है या खाद्य श्रृंखला आती है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है या आहार श्रृंखला क्या होती है, पहले समझ लें इसको। ये आता है, इसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, इसको हम कहते हैं फूड चेन, फूड चेन, ठीक है। अब ये फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसमें प्रत्येक जीवधारी जो होता है वह भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जिसमें वह भोज्य और भक्षक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला वह होती है जिसमें एक जीवधारी जो है दूसरे जीवधारी के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहता है, और यह भोज्य और भक्षक के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो होता है आहार श्रृंखला, जिसे मान लीजिए घास है, तो घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, ठीक है, खरगोश खाता है। और खरगोश को जो होते हैं वह लोमड़ी खाती है, और लोमड़ी को जो होता है वह शेर खा जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये जो होती है खाद्य श्रृंखला हो जाती है, ठीक है। या जो होता है जो घास होता है उस घास को कीट पतंगे खाते हैं, ठीक है, कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगे, और कीट पतंगों को मेढक खाता है, ठीक है, मेढक खाता है, और मेढक को जो होता है सांप खाता है, और सांप को जो होता है मोर खाता है, ठीक है। तो यह एक क्रम जो होती है खाद्य श्रृंखला होती है, जिसमें जितने भी जीव होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो आपको केवल ये बताना है कि खाद्य श्रृंखला जो होती है जीवधारियों का वह क्रम होता है जिसमें एक जीवधारी जो होते हैं दूसरे जीवधारी के ऊपर निर्भर रहते हैं, और ये जो होते हैं भोज्य और भक्षक के रूप में जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इसमें जो खाद्य श्रृंखला के अंदर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में घास है, तो घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाया जाता है। या जो होता है कि घास है उसको कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगों को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आता है खाद्य जाल आता है, खाद्य जाल, ठीक है, या इसको हम कहते हैं फूड वेव, फूड वेव, ठीक है। ये फूड वेव हो गया, खाद्य जाल हो गया। तो कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। मतलब जब कई खाद्य श्रृंखलाएं पारितंत्र में जो होता है, जो पारितंत्र होता है, उस पारितंत्र में जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो वह खाद्य जाल का निर्माण होता है। जैसे यहीं पे देखिए क्या है, ये घास है, तो घास को कौन खा रहा है, दोनों लोग खा रहे हैं, ठीक है, और उनको खाने वाले अलग अलग हैं। तो ये जो होती है क्या कहलाएगी, ये जो है खाद्य जाल कहलाएगा, ठीक है। और खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह क्या होता है, कई दिशाओं से होता हुआ एक दिशा में होता है, ठीक है। तो जितने भी पोषक स्तर हैं, जैसे अब यहीं पे अगर देखा जाए तो घास जो होता है वह क्या हो गया, प्राथमिक पोषक स्तर कहलाएगा, ये जो होता है द्वितीयक पोषक स्तर कहलाएगा, और ये जो होते हैं तृतीयक पोषक स्तर कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं वह आहार के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे पोषक स्तर पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। उसी को हम पोषी स्तर कहते हैं। जैसे ये बनाया गया, यह क्या है, पोषी स्तर कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर वो जीवधारी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं, और इस तरह खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, चलती रहती है। अब इसके बाद इसमें आता है कि इसमें जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, हमने आपको बताया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान,
लिंडेमान नामक वैज्ञानिक थे। लिंडेमान, इन्होंने जो होता है कि ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था, ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था केवल 10% ऊर्जा जो होती है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा जो होती है वह उसके जो है जैविक कार्यों में कंज्यूम हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक होता है, जिसमें ऊर्जा जो होती है सदैव क्या होती है कि ऊर्जा जो होती है मतलब जो होता है लिंडेमान के अनुसार यही कहा गया कि जो जिसे मान लीजिए घास फूस है, तो घास फूस के अंदर जो ऊर्जा होती है इसमें 90% ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है, 10% ऊर्जा अगले वाले को जाती है। फिर यहाँ पे 10% ऊर्जा अगले वाले को जाएगी, फिर 10% ऊर्जा अगले वाले को जाएगी। तो जितनी खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति होगा उसको सबसे कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। यह खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी वह जो होता है उसमें जितने जीव होते हैं उनको जो है भोजन जो होता है, ऊर्जा जो होती है वह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा जो होता है उतनी अधिक मात्रा में संचित होगी, और खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी ऊर्जा उतनी कम मात्रा में क्या होगी, उसको पाई जाएगी या उसके अंदर संचित होगी। ठीक है, तो ये जो लिंडेमान के द्वारा दिया गया एक नियम था जिसको जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक 10% का नियम कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा 10% का नियम क्या होता है। इसके बाद प्रत्येक पोषक स्तर को, अगर हम प्रत्येक पोषक स्तर जो उत्पादक और उपभोक्ता है उनका अगर हम रेखीय चित्रण प्रस्तुत करें, रेखाओं के द्वारा उसका आलेख के द्वारा निरूपण करें, जब आलेख के द्वारा हम निरूपण करते हैं तो उसको हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे जीवधारियों के प्रत्येक पोषक स्तर को, मतलब प्रत्येक पोषक स्तर को, जब जीवधारियों के जो प्रत्येक पोषक स्तर है उनका जब आरेखीय चित्रण हम प्रदर्शित करते हैं, आरेखीय चित्रण के द्वारा निरूपण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। और पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। यह जिसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, और जीव संख्या और जीव भार का जो पिरामिड होता है वह उस पारितंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है। ये याद रखिएगा कि पिरामिड को हम क्या करते हैं कि उसको प्रदर्शित करते हैं आरेखीय निरूपण के द्वारा। प्रत्येक पोषक स्तर को का जब आरेखीय निरूपण किया जाता है, यह चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। जैसे ये बना हुआ है ये पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो है यही तक, अगले दिन जो है अगला लेक्चर होगा। धन्यवाद।